हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, अल्कोहल पढ़ा, अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोग ने कल लास्ट टाइम अल्कोहल ख़त्म कर लिया था। अल्कोहल में हम लोग ने क्या क्या ख़त्म किया था? अल्कोहल की हम लोग ने प्रिपरेशन ख़त्म कर ली थी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ख़त्म कर लिया था। मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था, मैकेनिज्म मैंने उसमें बताया नहीं था आपको, बट मैकेनिज्म का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ भी है, आप वहाँ से जाके उसको देख लो, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे उसमें बताना हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हम लोग का था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल। फिनॉल, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज फिनॉल स्टार्ट करते हैं। अब फिनॉल सबसे पहले यही होता है, सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। पहले तो वो देख लेते हैं। तो जब अल्कोहल की बात जब हम करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है अल्कोहल का? RH। लेकिन जब हम फिनॉल की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन बना है ऊपर OH। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एलिफेटिक दे रहा है, ये एरोमेटिक दे रहा है। ज़्यादा डेफिनेशन में भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है वहाँ पे। इसमें क्या होता है कि वेयर द वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ किसका? अल्केन। वेयर द वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल। Where the one or more hydrogen atoms of alkane are replaced by the corresponding number of hydroxyl group, resultant compound is called alcohol. So what is phenol? Same. Where the one or more hydrogen atoms of इसको क्या कहते हैं? Benzene. Where the one or more hydrogen atoms of benzene are replaced by the corresponding number of hydroxyl group, the resultant compound is called phenol. Where the one or more hydrogen atoms of benzene are replaced by the corresponding number of hydroxyl group, the resultant compound is called phenol. Clear हुआ? Phenol is also called what? इसका भी डेफिनेशन मैंने बताया था आपको, छोटा डेफिनेशन। इट्स अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो ये क्या रहेगा? इट्स अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इट्स अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो मैंने कंपैरिजन डेफिनेशन का कंपैरिजन आपको बता दिया। फिनॉल क्या होता है वो भी आप लोग ने देख लिया, ठीक है। थोड़ा हम नेचर के बारे में बात करते हैं, फिनॉल का आखिर क्या नेचर होता है, कैसे, चलो वो भी देख लेते बराबर। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये फिनॉल, बट है बहुत मजेदार है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिनॉल का नेचर कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं। जब हम नेचर की बात करते हैं ना फिनॉल के बारे में, तो नेचर के अंदर पहले एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि चलो हम लोग बनाते हैं पहले कोई भी रैंडम फॉर्मूला फिनॉल का मैं बना देता हूँ। यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, और यहाँ पे कहीं पे भी मैं OH डाल सकता हूँ। मैंने OH अभी इस टाइम यहाँ पे डाल दिया। अभी कार्बन हम लोग डालते हैं। नेचर में जो हम बात करेंगे तो यहाँ इस वाले कार्बन की और इस वाले O की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे लोन पेयर कितना होगा? 2 लोन पेयर होगा कि ऑक्सीजन के ऑर्डर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होगा, बराबर दे रहा है। सबसे पहले हम नेचर की इसकी बात करते हैं। कार्बन का नेचर इसमें क्या होगा? कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। ये अंदर वाला तो पाई बॉन्ड होगा, वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर है। मैंने बताया था लोन पेयर भी फर्दर जाके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मतलब इसके पास क्या है? 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। इसके पास कैसे था? 3 बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर को हम सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल 2 बॉन्ड पेयर हो गया और 2 लोन पेयर हो गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे 4 बॉन्ड है। ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? ये वाला पार्ट होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 3 बॉन्ड है। ये वाला पार्ट आपका क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मतलब जब नेचर की हम बात करेंगे तो फिनॉल के अंदर जो कार्बन होता है जिससे OH कनेक्टेड होता है, वो कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है? हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन वो OH में ऑक्सीजन क्या होता है? वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर आते हैं। तो अगर ये 3 बॉन्ड बना रहा है, अगर वो 3 बॉन्ड बना रहा है, sp2 है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए? ये ज्योमेट्री आपको मिलेगी ट्राइगोनल। क्लियर हो रहा है? और ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये ज्योमेट्री आपको क्या मिलेगी? ये ज्योमेट्री आपको मिलेगी टेट्राहाइड्रल मिलेगी। क्लियर हो रहा है? ये ट्राइगोनल हो जाएगा और ये आपका टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। बॉन्ड एंगल में भी बहुत फर्क आएगा। अराउंड अगर हम इसकी बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ट्राइगोनल देगा ना तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। इसकी जब हम बात करेंगे तो उसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री। कितना बॉन्ड एंगल होगा इसका? मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा 109 डिग्री। क्लियर हो रहा है ये? तो नेचर में फिर से हम लोग ऊपर देखते हैं। तो नेचर में क्या क्या था? नेचर में हम लोग ने फिनॉल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का नेचर हम लोग ने देखा। फिनॉल के अंदर जो कार्बन था वो 3 सिग्मा कंटेन कर रहा था
इसके लिए वो sp2 था, और अगर वो sp2 था तो वो ट्राइगोनल ज्योमेट्री इंडिकेट कर रहा है। बॉन्ड एंगल कितना था, अराउंड 120 डिग्री के करीब आएगा ये। जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वहां पे कैसा था, दो बॉन्ड पेयर के साथ दो लोन पेयर था, दो बॉन्ड पेयर के साथ दो लोन पेयर था, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना था, 4 बॉन्ड था। तो अगर वो 4 बॉन्ड था तो वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज था, और वो कैसा था, टेट्राहाइड्रल। कैसा था वो, टेट्राहाइड्रल था। बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 109 डिग्री। क्लियर हो रहा है ये। फिनॉल का डेफिनेशन क्या मिला, where the one or more hydrogen atoms of benzene are replaced by the corresponding number of hydroxyl group. The resulting compound is called phenol, या तो it's a hydroxyl derivative of benzene. ठीक है, अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। आगे जब हम मूव करेंगे तो फिनॉल की क्लासिफिकेशन देख लो। जब फिनॉल की हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन हमारे पास होता है। एक होता है हमारा मोनोहाइड्रिक होता है, एक होता है हमारा डाइहाइड्रिक होता है, और एक होता है हमारा ट्राइहाइड्रिक होता है। ठीक है, मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या, जहां पे एक OH आता है। डाइहाइड्रिक का मतलब क्या, जहां पे 2 बार OH आता है। और ट्राइहाइड्रिक का मतलब क्या, जहां पे 3 बार OH आता है। चलो मोनोहाइड्रिक की बात करते हैं, तो मोनोहाइड्रिक नॉर्मल एग्जांपल है, बेंजीन बना दिया, ऊपर OH डाल दिया, ये हो गया आपका फिनॉल, मोनोहाइड्रिक हो गया। डाइहाइड्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन बना दिया, OH डाल दिया, यहाँ पे कहीं पे OH आ गया, ये आपका हो गया डाइहाइड्रिक। देखो 2 OH आ रहा है। ट्राइहाइड्रिक का मतलब क्या, बेंजीन बना दिया, OH डाल दिया, OH डाल दिया, OH डाल दिया, 3 बार OH डाल दिया, ट्राइहाइड्रिक हो गया। सिंगल OH अगर बेंजीन पे आया तो फिनॉल है वो, दो अगर OH आया तो वो डाइहाइड्रिक, मतलब सिंगल OH आया तो फिनॉल है, 2 बार अगर OH आया तो उसको हम बेंजीन 1,2 डाइऑल कहते हैं। इसका IUPAC जब हम देखेंगे ना तो उसको हम फिनॉल बोलेंगे। ये हमारा हो गया फिनॉल हो गया। आप इसका IUPAC हम लोग देखेंगे तो ये और ये दो सेम ग्रुप आ रहा है, ये दोनों हाइड्रोक्सिल में कंसीडर करेंगे, या तो डाइऑल पकड़ लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। एक बार 1 पे एक बार 2 पे आ रहा है, तो 1,2 2 बार है, मतलब डाइऑल हो गया, बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 पे आ रहा है, उसके बाद 3 पे आ रहा है, और इसके बाद 5 पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन 1, 3, 5 ट्राइऑल हो गया। क्या हो गया, बेंजीन 1, 3, 5, ट्राइऑल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल था, मोनोहाइड्रिक में, डाइहाइड्रिक में, ट्राइहाइड्रिक में था। ठीक है, इसमें बहुत सारा आपको कॉमन नेम भी मिलेगा, कुछ रिसोर्सिनॉल होता है, कैचिकॉल होता है, कैटिकॉल होता है, तो वो आप देख लेना एक बार। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। और जैसे कि ये है ना, बेंजीन के ऊपर अगर OH हो साइड साइड में अगर आपको इंडिकेट करे, इसको कैटिकॉल कहते हैं या कैचिकॉल कहते हैं इसको। अब यही फॉर्मूले में बेंजीन हो गया, अब बेंजीन के ऊपर एक OH यहाँ पे आ रहा है और एक OH यहाँ पे अगर दे रहा है तो इसको रिसोर्सिनॉल कहते हैं, इसको रिसोर्सिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल पकड़ लो, ऐसे कुछ एग्जांपल है, वो सब एग्जांपल आप देख लेना, आपको एग्जांपल टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे वो, डाइहाइड्रिक के एग्जांपल, ट्राइहाइड्रिक के, और फिर जो भी है आपको। ठीक है, अब थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग आगे नॉमेनक्लेचर के ऊपर। ठीक है, चलो ध्यान देते रहो अच्छे से। ठीक है, जब हम बेंजीन का नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, बेंजीन का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें कंडीशन याद रखो, वो कंडीशन है आपका, कैसे करते हैं वो देख लो, मैं बताना स्टार्ट कर दो। जैसे ये पकड़ लो, यहाँ पे OH डाल दिया और यहाँ पे CH3 डाल दिया। ठीक है, और कह रहा है इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ, बड़ा ग्रुप कौन सा, बड़ा, ये बड़ा हो गया, तो बड़ा ग्रुप जहाँ पे कनेक्टेड होगा वो हमेशा पैरा होगा, तो ये वाला ग्रुप आपका पैरा हो गया। तो पैरा के बाजू वाला क्या होता है, ऑर्थो होता है। क्या होता है, हमेशा ऑर्थो होता है। तो अगर ये पैरा हो गया तो ये वाला पार्ट आपका ऑर्थो हो गया। तो जब बोलेगा मुझे इसका, दो टाइप के नेमिंग होता है ना, मेरे को बोल रहा है कॉमन नेम करके बताओ, तो कॉमन नेम में याद रखो हम लोग ऑर्थो, मेटा और पैरा लिखते हैं। कॉमन नेम में क्या लिखते हैं हम लोग, ऑर्थो, मेटा और पैरा लिखते हैं। तो उस कंडीशन पे ओ किस पे आ रहा है, ये मिथाइल किस पे आ रहा है, ओ पे आ रहा है, तो ये हो गया आपका ओ मिथाइल फिनॉल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओ मिथाइल फिनॉल। अब बात करते हैं IUPAC का। जब हम IUPAC की बात करेंगे तो ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया, इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, तो ये IUPAC में क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। क्लियर हो रहा है, ये इसको ओ मिथाइल फिनॉल बोलते हैं, और IUPAC में नंबर 1 डाल दो, 2 मिथाइल फिनॉल हो गया। और ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखते हैं।
ये जो पार्ट है ना, ये इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड ओ क्रिसोल। इसका एक और नाम रखो, इसको ओ क्रिसोल भी कहते हैं, याद रखना, ओ क्रिसोल भी कहते हैं। आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल कर लेते हैं। बेंजीन बनाया, एक बार OH यहाँ लगा दिया, एक बार OH यहाँ लगा दिया, एक बार CH3 यहाँ लगा दिया, और एक बार C2H5 यहाँ लगा दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। आप बोल रहा है कि मुझे इसका, चलो IUPAC करते हैं डायरेक्ट, मुझे कह रहा है इसका IUPAC आप करके बताओ। तो देखो OH दो बार दे रहा है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से करके मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ, दोनों जगह पे OH है, तो जब दोनों जगह पे अगर OH है तो बाजू बाजू में क्या है, पहले उसको देखो, ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया, और ये क्या हो गया, इथाइल हो गया। अल्फाबेट में पहले कौन सा आना चाहिए, तो अल्फाबेट में पहले ई आएगा, अल्फाबेट में पहले ई आना चाहिए, तो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ से जाएगी। तो ये आपका 1 होगा, ये है 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से किया क्योंकि यहाँ पर नजदीक में मिथाइल था। नंबरिंग आपको यहीं से करना था, ये दोनों, क्योंकि दोनों बड़े ग्रुप हैं, ठीक है। चलो IUPAC करते हैं। पहले अल्फाबेट में ई आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है 2 इथाइल हो गया, 5 पे आ रहा है 5 मिथाइल हो गया, ठीक है, क्लियर। और ये बेंजीन के अंदर टोटल दे रहा है, तो बेंजीन पूरा लिखा। अब बेंजीन के अंदर ये OH कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो 1,4 दो बार आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ये डाइऑल हो गया। क्लियर है आपको, समझ में आया ये। तो इस हिसाब से हम लोग उस चीज़ का IUPAC करते हैं। कॉमन नेम भी इसी ऑर्थोमेट पहले आप लोग यूज़ कर लो, उसके हिसाब से आपको कॉमन नेम भी मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब का जो भी आपको चाहिए रहेगा ना, आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये सारी चीज़ें दी होंगी, नहीं दी होंगी तो भी आप अगर मेरा नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। जो मेन टॉपिक है अपना फेनॉल का। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, फेनॉल का हमने डेफिनेशन देख लिया। डेफिनेशन क्या था, वेयर द वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन आर रिप्लेस्ड बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिजल्टिंग कंपाउंड्स कॉल्ड फेनॉल। उसके बाद एक छोटा डेफिनेशन, फेनॉल इज हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ क्या, बेंजीन। फेनॉल के कितने क्लास, फेनॉल का नेचर कैसा था, फेनॉल के अंदर जो कार्बन था वो कैसा था, कैसा था कार्बन, ट्राइगोनल। ऑक्सीजन था वो कैसा था, टेट्राहाइड्रल। कार्बन ट्राइगोनल क्यों था, क्योंकि उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड थे, मतलब 3 बॉन्ड पेयर था। और वो टेट्राहाइड्रल कैसे था, वहां पे 2 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर आ रहे थे। तो ट्राइगोनल होगा तो उसका ये क्या रहेगा, जो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, और वो टेट्राहाइड्रल था तो वो क्या था, sp3 था। ट्राइगोनल वाले का बॉन्ड एंगल अराउंड 120 था, और जो टेट्राहाइड्रल था वो 109 डिग्री था। फिर फेनॉल के हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखे, 3 क्लासिफिकेशन कौन से थे, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और कौन सा, और ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब सिंगल OH फेनॉल, डाइहाइड्रिक का मैंने आपको बता ही दिया, रिसोर्सिनॉल, कैटेकॉल बता दिया। ट्राइहाइड्रिक का भी एग्जांपल, इसमें 3 बार OH कंटेन करता है, जिसमें 3 OH कंटेन करता है ना, वो आपका पकड़ लो, पायरा गैलोल होता है, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो आप एक बार देख लो, आपको मिल जाएगा। वो एक OH आया तो मोनो, 2 OH आया तो डाई, और 3 अगर OH आया तो फिर ट्राई। इससे ज्यादा OH वहां पे कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि पोजीशन बदलनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग का है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आखिरकार फिनॉल बनाते कितने तरीके से, देखो बहुत इजी टॉपिक है ये सब। आखिरकार फिनॉल बनाते कितने तरीके से, तो मैं आपको तरीके बता देता हूँ कितने तरीके से फिनॉल बनाते हैं। सबसे जो पहला जो तरीका होता है वो होता है आपका डाउस प्रोसेस। सबसे जो पहला तरीका है वो आपका डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या कहता है कि क्लोरोबेंजीन आपके पास पड़ा हुआ है और आप उसको ट्रीट करो। मैं रिएक्शन आपको करके बता देता हूँ, बहुत इजी है वो। क्लोरोबेंजीन था, उसको रिएक्शन करवा दिया NaOH के साथ, उसके अंदर NaOH फिर से ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही NaOH वहां पे ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद देखो यहाँ से कोई कुछ चीजें यहाँ से बाहर नहीं निकलती। क्या क्या बाहर निकल, पहले आप अच्छे से देख लो उसको। H2O बाहर निकल रहा है, उसके बाद यहाँ से NaCl बाहर निकल रहा है, उसके बाद ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट ONL पार्ट, वो ONL पार्ट यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। मतलब क्या क्या बाहर गए, H2O बाहर गए, यहाँ से क्या बाहर गए, NaCl बाहर गए, बराबर। और ये ONA वाला पार्ट वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब चलो शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, ONA आ गया, क्लियर है। कुछ एरो पे कंडीशन डाल देना, कंडीशन ये आपका
623 केल्विन है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, 623 केल्विन आ गया। अब ये जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं सोडियम, याद रखना इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में यही पूरा कंपाउंड में ले रहा हूँ, क्या था बेंजीन के ऊपर ONA पड़ा हुआ था, बराबर है, इसी के अंदर आप ऐड कर सकते हो, HCl को ऐड कर दो या H2O आप डाल सकते हो। अब जैसे डाला HCl, देखो यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है, NaCl बाहर गया, H वाला पार्ट यहाँ पे शिफ्ट करवाओ, फॉर्मूला बोल दो तुरंत क्या आ गया, फॉर्मूला बोल दो फटाफट कैसे आ गया, बेंजीन के ऊपर अभी एक साइड में क्या आ गया, OH, बाहर क्या गया, बाहर क्या गया, NaCl बाहर निकल गया। तो इस चीज को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। अगर आपको बोला स्टेटमेंट वाइज अगर आप लिखो, सीधा लिखो व्हेन द क्लोरोबेंजीन react with the sodium hydroxide at 623 Kelvin to give sodium phenoxide by liberation of water and NaCl. Again sodium phenoxide react with either HCl or water to give phenol. अगर इसके साथ करेंगे तो सॉल्ट बाहर निकलेगा, अगर वाटर के साथ अगर हम लोग करते हैं वाटर के साथ तो अभी क्या बाहर निकले, NaOH बाहर निकलेगा, H शिफ्ट होगा। इस चीज को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। ये पहला प्रोसेस था, इसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। क्लियर है ये, ठीक है, चलो ठीक है। आप दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड है, बाद में या तो HCl या तो H2, दोनों में से कोई एक चीज लेके आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक। अब जो दूसरा जो मेथड है, एक मेथड तो उन्होंने कर लिया, जो दूसरा जो मेथड है उसका, तो दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं रेसिक प्रोसेस। अब रेसिक प्रोसेस में भी बहुत इजी है, उसको सिंगल स्टेप में, उसमें कैसा ना कि फ्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, आप फ्लोरोबेंजीन को वाटर के साथ ट्रीटमेंट करो, बस एरो पे कंडीशन डाल दो, कंडीशन विल बी Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट कुछ बाहर निकल रहा है, H2O बाहर गया, जैसे HCl बाहर गया, जैसे HCl बाहर जाएगा ये वाला OH यहाँ पे शिफ्ट होगा, फॉर्मूला बोल दो, बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा, OH प्लस बाहर क्या जाएगा, HCl बाहर गया। कितना इजी था। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, इन द क्लोरोबेंजीन अंडर हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो, द क्लोरोबेंजीन अंडर हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, to give phenol by liberation of HCl, क्लियर हो रहा है ये फिर से, when the chlorobenzene react with water या तो under hydrolysis in the presence of calcium phosphate to give phenol by the liberation of HCl, क्लियर। ये हो गया आपका सेकंड प्रोसेस। अब बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हम लोग करेंगे ये थर्ड प्रोसेस। तो जो थर्ड प्रोसेस है अपना, वो है अपना फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेंजीन वाला पार्ट है ना आपका, बेंजीन वाला जो पार्ट है, या तो आप बेंजीन बनाओ, अगर आप बेंजीन नहीं भी बनाओगे ना तो भी आप बेंजीन को ना C6H6 लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो चलो मैं डायरेक्ट में बेंजीन नहीं बना रहा हूँ, मैं बेंजीन को हटा के मैं C6H6 लिख रहा हूँ, बट सल्फोनिक डाला हुआ है, तो सल्फोनिक का फॉर्मूला क्या, चलो देखते हैं। C6H5 है, तो सामने आ रहा है SO3H, ये बेंजीन है, तो इसका मतलब याद रखो C6H6 मतलब बेंजीन होता है, लेकिन जब हम बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप ऐड करते हैं तो हम वहां से H को बाहर निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यही फॉर्मूले को आपको रिएक्ट करवाना है। चलो पहला स्टेप है न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, एरो पे हमारी कंडीशन है, न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन डाल दी मैंने यहाँ, पता ना एसिड और बेस रिएक्ट हो रहा है तो सॉल्ट बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा वो आप देख लो फटाफट। यहाँ का H तो यहाँ का H क्या बाहर गया, H2O बाहर गया, ये बोला Na यहाँ पे शिफ्ट हो, फॉर्मूला बोलो फटाफट क्या आएगा, फॉर्मूला बोलो, पहले बाहर क्या चला वो देख लेते हैं। H2O देखो बाहर निकल गया, अब क्या क्या बचे, C6H5, सामने क्या आ रहा है SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फाइड पूछ सकते हो, सोडियम बेंजीन सल्फाइड या तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट,
बराबर है। अब यही फॉर्मूले के अंदर फिर से हम लोग NaOH को ऐड करते हैं, वो भी इस टाइम हम लोग NaOH को 2 बार यूज करते हैं, और जैसे ही 2 बार यूज करके अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा लंबा रिएक्शन है, ध्यान देते रहो अच्छे से। ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, Na2SO3 बाहर निकल गया, Na2SO3 बाहर निकल गया। अब फिर आगे देखते रहना, अच्छे से एकदम देखते रहो। H2O बाहर निकला, अब जैसे ही ये वाला पूरा पार्ट बाहर निकला, ये वाला पूरा पार्ट बचा निकला बाहर, तो ये तो बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ पार्ट यहाँ पे आके कनेक्ट होगा। क्या क्या बाहर गया बोलो फटाफट। एक तो आपका Na2SO3 बाहर गया, और क्या बाहर गया, H2O बाहर गया। अब क्या कनेक्ट हो रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहले भी अपने को डाउस प्रोसेस मिल चुका है। C6H5 सामने क्या आएगा, ONA, इसको क्या कहते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड। क्या कहते हैं इसको, सोडियम फेनॉक्साइड। यहाँ तक समझ में आया। अब इसी के अंदर ना, इसी के अंदर इस वाले पूरे फॉर्मूले को H2SO4 के साथ अब रिएक्ट करवाओ, H2SO4 के साथ। तो जैसे ही अगर आप H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट करवाओगे ना, एरो पे हीट का सिंबल डाल दो, जैसे ये रिएक्ट होगा तो थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा बैलेंसिंग है। सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट यहाँ से जो बाहर जाएगा ना, वो बाहर निकलेगा, Na2SO4 बाहर निकलेगा, Na2SO4। अभी Na कितना है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे Na एक बार है, तो मैं इसके आगे 2 डाल, 2 बार हो गया। क्लियर हो रहा है ना, मैंने इसके आगे 2 डाल दिया, तो 2 Na बाहर निकला, और ये पूरा का पूरा जो दोनों H था, वैसे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फेनॉल बनाने के लिए कितना H का रिक्वायरमेंट चाहिए था, यहाँ पे एक ही H चाहिए था अपने को, लेकिन मैंने इसके आगे 2 डाला, क्योंकि यहाँ पे 2 H था, तो बैलेंसिंग के लिए तुरंत का तुरंत Na2SO4 बाहर निकला, H यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप H2 लिखोगे, ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई है, तो फिर फॉर्मूला बोलो फटाफट क्या आएगा, C6H5-OH, फेनॉल बाहर निकलोगे। अब यहाँ पे 2H लिखने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे 2 मैंने लिखा है बाहर। क्लियर हुआ, देखो फिर से देखो मैंने क्या क्या किया। मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया, बेंजीन को मैं यहाँ पर C6H5 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर सल्फोनिक ऐड किया हो। मैंने ये एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया। जब भी एसिड बेस जब न्यूट्रलाइज होता है ना, तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो पता है सॉल्ट बाहर निकलता है और वाटर बाहर निकलता है, तो मुझे जाके ये सॉल्ट निकल गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मेरा बाहर निकल गया, वो H2O बाहर गया, मैंने यहाँ पे आके शिफ्ट हो ये कंपाउंड। नेक्स्ट वाले स्टेप में मैंने यही फॉर्मूले को और एक्सिस ऑफ NaOH के साथ ट्रीट करवाया। तो और ज्यादा अगर मैंने NaOH को यहाँ पे लिया, तो देखो H2O बाहर निकला, यहाँ से H2O बाहर निकल रहा है, ये वाला Na यहाँ पे पूरा लेके उड़ रहा है, इसको बाहर लेके जा रहा है, Na2SO3 हो गया बाहर, ये ONA वाला पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया सोडियम फेनॉक्साइड। अब इस वाले पार्ट को फिर से मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे H कितना था, 2 था, मुझे यहाँ पे एक ही H चाहिए था, तो मैंने बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 डाल दिया। अब जैसे ही 2 डाला, तो ये Na2 और ये SO4 बाहर निकल गया, H यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फेनॉल। क्लियर हुआ। ये अपना थर्ड मेथड था, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। समझ में आया? चीजों के नाम याद रखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम फेनॉक्साइड, फिनॉल। स्टेप्स याद रखो। क्लियर है? ठीक है। अब चलो चौथे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना? नहीं समझ में आया ना, तो आप कमेंट करके मेरे को बताते रहो। अगर आप बताओगे ना, तो ताकि मुझे पता तो चले कितना समझ में आया, कितना नहीं आ रहा था। अगर नहीं समझ में अगर आया, आप कमेंट करके मुझे डालोगे, तो जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड मैं फिर से एक बार वीडियो बना के आपको अच्छे से डाल दूंगा, और डालूंगा ताकि वो टॉपिक जो भी है आपका कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर हो। तो 3 मेथड हम लोग ने किए। कौन से 3 मेथड किए बताओ आप लोग? डाउस प्रोसेस किया, रैस्टिक प्रोसेस किया, और अभी किसके साथ किया हम लोगों ने इसके पहले बताओ? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। ठीक है। अब चौथा जो मेथड है वो है आपका फ्रॉम क्यूमीन, बोलते हैं इसको, फ्रॉम क्यूमीन के साथ। अब क्यूमीन इज आल्सो कॉल्ड, क्यूमीन का एक और नाम, इट इज आल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन को हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। चलो बहुत इजी प्रोसेस था। मैंने वो इसके लास्ट वाला जो था सल्फोनिक वाला, उसका स्टेटमेंट नहीं बताया आपको। स्टेटमेंट आप लोग बताओ ना कैसा होना चाहिए? क्या था स्टेटमेंट होना चाहिए? व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड न्यूट्रलाइज विद NaOH टू गिव, क्या मिल रहा था अपने को? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, and it again reacts with excess of NaOH to give sodium phenoxide, then sodium phenoxide react with H2SO4 to give, क्या मिल रहा था? phenol with Na2SO4।
Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन को हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब कैसे करते हैं ये भी देखो फटाफट। आइसोप्रोपाइल का पहले फॉर्मूला बनाओ। ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मूला रेडी है। इसको क्यूमीन भी बोलते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। इसको रिएक्ट करते हैं O2 के साथ। इसके साथ रिएक्ट करते हैं O2 के साथ। बहुत बड़ा सा नाम है आर का, बहुत गंदा सा नाम जिसको हम कहते हैं कोबाल्ट। एरोबिक कंपाउंड हो गया जिसको हम कहते हैं कोबाल्ट है। आगे ये कोबाल्ट पकड़ लो, आगे है नैप्था कोबाल्ट नैप्थानेट। एरो पे लिखते हैं हम लोग कोबाल्ट नैप्थानेट। अब ये जो O2 वाला कंडीशन याद रखना, कंडीशन भूलना मत, कंडीशन याद रखना। ये O2 है ना पूरा जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन दे रहा है। तो जैसे ही ऐड होगा फॉर्मूला लो बताओ फटाफट कैसे हो जाएगी। CH3 C, ये तो वैसे ही पड़ा रहेगा CH3। यहाँ पे क्या आना चाहिए O डैश H, ये तो बेंजीन वैसे ही पड़ा रहेगा, बराबर है। ठीक है, पैरोक्साइड फॉर्म हो गया। तो अगर ये क्यूमीन है तो ये आपका हो गया क्यूमीन पेरोक्साइड हो गया। क्या हो गया ये क्यूमीन पेरोक्साइड हो गया। अब यही फॉर्मूले को आप लोग खाली रीड करो। जैसे हम लोग रीड करेंगे तो फिनॉल जनरेट होगा। कैसे देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ना आपका, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहाँ से ये पूरा कंपाउंड यहाँ से बाहर निकलेगा। पहले क्या बाहर निकला पहले वो बता दो थोड़ा। क्या बाहर निकला CH3 CH3 डबल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड था ना, शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड हो। अब जैसे ये पूरा चीज बाहर निकल गया तो ये जो आपका पूरा पार्ट बाकी है, ये पूरा बॉन्ड के साथ ये पूरा इधर आके बॉन्ड बनाएगा। आए कहीं पे ना बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा मिल गया था। इस चीज को हम क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं एसीटोन। और ये क्या है, क्लियर हो गया। चलो स्टेटमेंट बताओ फटाफट। when cumene react with O2 oxygen gas, when cumene react with O2 in the presence of cobalt naphthenate, to give क्या मिला अपने को, to give cumene peroxide and cumene peroxide under decomposition, heating का मतलब decomposition, cumene peroxide under decomposition to give phenol with acetone, क्लियर हुआ, मजा आया। चौथा मेथड था ये, अच्छा लगा ये, ठीक है। चौथा मेथड था। कौन से मेथड कर लिया हम लोग ने, फिर से एक बार आप लोग अच्छे से देख लो कौन से मेथड किए। पहले हमने डाउस प्रोसेस किया, उसके बाद हम लोगों ने रैस्टिक प्रोसेस किया, उसके बाद हम लोगों ने सल्फोनिक एसिड वाला किया, उसके बाद चौथा मेथड हम लोगों ने क्यूमीन के साथ किया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसका एक लास्ट मेथड है जो कि अपना हैलोजन डेरिवेटिव से कनेक्टेड है। जो पांचवा मेथड है वो है आपका फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब ये चीज कहाँ से आ रही है, ये जो चीज है ना डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट, ये चीज आया कहाँ से, तो ये चीज हम लोग को मिलता है हैलोजन डेरिवेटिव का एक रिएक्शन होगा जिसको हम कहते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। इसको हम कहते हैं सैंड मेयर्स। कैसे आता है वो लोग देख, वो सारी चीजें आप देख लो बड़ा बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। बेंजीन लिखा, उसके ऊपर मैंने डाल दिया NH2। तो बेंजीन के ऊपर अगर NH2 अगर आता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एनिलीन, या तो फिर बेंजाम, या तो क्या कहते हैं उसको हम लोग बेंजाम। अब यही फॉर्मूले को हम लोग एक करवाते हैं NaNO2 के साथ, इसके साथ ऐड करते हैं HCl 2 बार और एरोबिक कंडीशन डाल देते हैं। एरोबिक कंडीशन क्या क्या होगा देख लो फटाफट। 273 केल्विन डैश 278 केल्विन, टेम्परेचर याद रखो 273 से 278 केल्विन। एकदम ध्यान दो, बहुत इजी रिएक्शन है। NaCl उड़ गया, H2 O2, टोटल 2 बार वाटर भी 2 बार बाहर गया ना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन और 2 O है, मतलब 2 बार वाटर बाहर निकल गया। N बचा हुआ है, ये वाला है, इसके पास आके N2 बना दिया और ये क्लोरीन बाकी, ये क्लोरीन को भी उठा के ले गया, उसको भी इसके पास शिफ्ट करो। चलो बताओ फटाफट क्या क्या बाहर निकल, क्या क्या मिल रहा है अपने को।
सबसे पहले बोलो फटाफट, सबसे पहले बेंजीन के यहाँ पे क्या आएगा, 2n आ गया, N2 प्लस हो गया, बराबर हो गया, ये वाला n और ये वाला, ये N2 प्लस हो गया, क्लोरीन साइड में आ गया, Cl माइनस हो गया, N2 प्लस और Cl माइनस इसको बोलते हैं ये किसका फॉर्मूला है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोरीन है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या क्या बाहर निकल रहा है बोलो फटाफट, क्या क्या बाहर निकल गया, बोलो फटाफट, यहाँ से क्या क्या बाहर निकल रहा है, NaCl बाहर निकल गया और 2 ग्राम्स ऑफ H2O बाहर निकल गया। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका स्टेप 1, आपका स्टेप 1 क्लियर हो गया। फिर से ध्यान दो, एनिलीन को रिएक्शन किया सोडियम नाइट्राइड के साथ, उसके साथ HCl ऐड किया, टेम्परेचर दिया 273 से 278 केल्विन, तो जैसे ही लिया तो यहाँ से NaCl बाहर निकल गया, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, ये वाला N इसके पास शिफ्ट हुआ, N2 में कन्वर्ट हो गया, ये क्लोरीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ अच्छे से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर यहाँ पे ब्रोमाइड होता तो यहाँ पे ब्रोमाइड होता, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में ये पूरा पार्ट लो, मैंने आपको बोला ना बेंजीन वाला पार्ट है, बेंजीन को हटा के मैं लिख सकता हूँ क्या, C6H5 चलता ना ये, N2 प्लस और Cl माइनस, बेंजीन नहीं लिखोगे तो ये लिखोगे तो चलेगा वो, ठीक है। आप इसको रिविजन करवा दो, देखो इतना इजी टॉपिक था ये, हाइड्रोलिसिस के साथ वाटर के साथ, और एरो पे H प्लस डाल दो, या तो एरो पे हीट का सिंबल है, देखो कुछ बाहर निकलता है। सबसे पहले ये तो आपका एक गैस है, वो उड़ के बाहर निकल गया, गैस उड़ गया, ये दूसरा गैस बाहर निकल गया, ये OH यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। चलो फॉर्मूला बोलो फटाफट, क्या आ गया, C6H5OH, क्या क्या बाहर गया है बोलो फटाफट, क्या क्या बाहर गया इसके साथ, नाइट्रोजन गैस बाहर गया, और कौन सा गैस बाहर गया, HCl गैस बाहर गया, फिनॉल। स्टेटमेंट बोलो फटाफट, क्या आना चाहिए, when the aniline react with the sodium nitride with HCl और कुछ भी लो, HCl or HBr or HI at 273 Kelvin to 278 Kelvin to give benzene diazonium chloride, to give benzene diazonium chloride, and benzene diazonium chloride react with water molecule, and benzene diazonium chloride react with water molecule to give phenol with nitrogen gas and HCl, ठीक है। ये टोटल हम लोग 5 मेथड से हम लोग बेंजीन को, 5 मेथड से हम लोग फिनॉल को बना सकते हैं। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हुआ है। फिर से आज हम लोग ने क्या किया पहले वो सारी चीजें बता दो आप लोग मुझे। सबसे पहले हम लोग ने फिनॉल का डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन क्या था, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन आर रिप्लेस्ड बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिजल्टेंट कंपाउंड्स कॉल्ड फिनॉल। छोटा डेफिनेशन, फिनॉल इज द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बराबर हो गया। फिनॉल के नेचर के बारे में जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग नेचर में एक मेन चीज देखा, फिनॉल एक आपका एक टाइप का पोलर कंपाउंड, ये तो याद ही रखना, फिनॉल आपका पोलर कंपाउंड है, बराबर दे रहा है। नेचर की जब हम बात करेंगे तो नेचर में हम लोग ने कार्बन और ऑक्सीजन के नेचर के बारे में देखा, तो फिनॉल के अंदर कार्बन का नेचर क्या होता है, sp2 होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, sp3 होता है। कार्बन कैसा होता है, ट्राइगोनल, और ऑक्सीजन कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल। कार्बन का बॉन्ड एंगल अराउंड 120 होता है और उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, बताओ आप लोग कितना होता है, 109 डिग्री। मैंने बताया ना 109 डिग्री होता है। कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है टोटल, कार्बन में टोटल सिग्मा बॉन्ड होता है 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, उसमें 2 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर आता है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड उसमें 4 होगा, ठीक है। फिर नेचर की तरफ, नेचर जब हम लोगों ने निकाला, नेचर के बाद हम लोगों ने देखा उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किसके बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर, कनेक्टिविटी ऑफ क्या, OH। एक OH आया तो फिनॉल, एक से अगर ज्यादा OH आया तो 2, अगर OH है तो डाइहाइड्रिक, सिंगल OH है तो मोनो, 2 आया तो डाई, और अगर 3 आया तो फिर ट्राई। एक बार OH है तो फिनॉल, 2 बार OH है तो मैंने आपको नाम ही बताया, रिसोर्सिनॉल था, फिर उसके बाद कैटेकॉल था, 3 बार OH है तो पायरागैलोल करके एक कंपाउंड है वो हो गया। आप लोग ये सारी चीजें आप टेक्स्ट बुक से एक बार रिफर कर लेना, स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछता है, स्ट्रक्चर छोड़ना मत, स्ट्रक्चर एक बार आप लोग रिफर कर लेना। उसके बाद हम लोग ने नॉमेनक्लेचर ऑफ दिखा, फिनॉल का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, IUPAC कैसे लिखते हैं, उसकी कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ा प्रिपरेशन पढ़ा। प्रिपरेशन में उन्होंने क्या क्या देखा, टोटल मिला के हम लोगों ने 5 मेथड देखे। जो पहला मेथड था वो डाउस प्रोसेस था, दूसरा मेथड था रैशिक प्रोसेस था, तीसरा मेथड किसके साथ था, सल्फोनिक, चौथा मेथड था क्यूमिंग के साथ, और पांचवा मेथड था वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कौन सा मेथड है वो, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से करोगे तो एक लाइन का रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने आपको पूरा बताया कि डाइजोनियम सॉल्ट आखिरकार आता कहाँ से, तो आता है एनिलीन से। वीडियो समझ में आया, पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया। इसमें जो भी मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है
वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर कमेंट करके बताओगे ना तो हो सके तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। जो भी आपका डाउट सेशन रहेगा आप लोगों का, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं और बना दूंगा, उसमें और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पूरा अच्छे से देख लेना। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल है ना, उसकी स्ट्रक्चर्स आप पढ़ लेना। जैसे मैंने कैटेकॉल बताया, रिसोर्सिनॉल बताया, फिर पायरागैलोल बताया, वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। क्रिसॉल है, एम क्रिसॉल है, ओ क्रिसॉल है। क्रिसॉल का मतलब क्या होता है, बेंजीन के अंदर OH और CH3 दोनों आता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आप देख लेना एक बार आपको स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा ना ये, तो आपका फिनॉल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्या क्या, आज की इस वीडियो में मैंने क्या बताया, मेन मेरा मोटो था आज मुझे प्रिपरेशन खत्म करना था, तो मैंने आज प्रिपरेशन खत्म कर दिया है। ठीक है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने देखो, अगर आपको नहीं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ताकि पता चले किस टॉपिक में आपको, मतलब कौन सी प्रिपरेशन या कौन सी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और इंतज़ार मत करो कि कब पढ़ना हम लोग स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये पता नहीं आया, पता नहीं ये वायरस का सिस्टम कब तक रहेगा ये। इस बार तो शायद चीज़ें भी काफ़ी लेट स्टार्ट होंगी, स्कूल कॉलेज भी काफ़ी लेट खुलने वाला है। तो आप लोग ऐसा डिपेंड मत करो, इसलिए मैंने वीडियो मैं पहले ही बना दे रहा हूँ, बना के मैंने अपलोड कर दिया मैंने, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि मतलब आप मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप अगर सोचो कि मतलब कि जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब हम लोग पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा। नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपका जिस टाइम पे था उसी टाइम पे होगा। तो अगर आपका जो कॉलेज वॉलेज है, अगर बोल तो रहे हैं सितंबर या अगस्त से स्टार्ट होगा, तो उसके हिसाब से लोग सोच भी लो कि आपको पोर्शन खत्म करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। आपके पास ऐसा नहीं है आपको सिर्फ बोर्ड ही पढ़ना है, आपको एंट्रेंस का भी तो एग्ज़ाम देना है, तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको उसके लिए भी तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो कोशिश आप ये करो, पढ़ना एकदम स्टार्ट कर दो। मैं तो ये कहूँगा ना, मैक्स टू मैक्स आपका बोर्ड का जो सिलेबस है ना, बोर्ड का जो सिलेबस है वो नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए एकदम अच्छे से। बहुत लोग कहते भी हैं, जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप एंट्रेंस पढ़ लो आपका बोर्ड हो जाएगा, आप एंट्रेंस अच्छे से पढ़ लो आपका बोर्ड एकदम अच्छे से हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। कॉन्सेप्ट दोनों के थोड़े अलग अलग होते हैं। बोर्ड की बात अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बोर्ड में थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो थियोरी भी हम लोग को देखनी पड़ती है। ऐसे भी बच्चे मुझे मिलते हैं जो पूरा साल खत्म होने के बाद 12th का ना, वो लोग टेक्स्ट बुक खरीदे नहीं होते हैं, उनको क्लासेस में यही बोलते हैं नहीं नहीं आप एंट्रेंस पढ़ रहे हो ना आपका बोर्ड हो जाएगा। लास्ट लास्ट में बैठ के रोते हैं कि सर हमारा बोर्ड नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा मत करो, आप, बोल रहा हूँ ना मैं आपको, मैक्स टू मैक्स आपका नवंबर तक आप बोर्ड खत्म कर दो। साथ साथ आप एंट्रेंस भी, जैसे आज मैंने एक टॉपिक पढ़ाया ना इससे रिलेटेड, एंट्रेंस में क्या आने वाला, आप एंट्रेंस में पढ़ो। एंट्रेंस का भी कुछ डाउट अगर आपको आता है तो आप वो कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं कमेंट में वो सारी भी चीज़ें आपको सॉल्व करके बताऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो अभी अगला जो अपना वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे, और उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करना भूलना मत, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है ये वीडियो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलता है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। ये एक लेक्चर का पूरा वीडियो था मेरा फिनॉल के लिए, फिनॉल से रिलेटेड।